शव यात्रा। अमरपुर नाम के एक गांव में विमल हलवाई अपने 2 छोटे बच्चों और बीवी के साथ रहता है। विमल की पत्नी ज्योति भूत प्रेत जादू टोने में बहुत माना करती थी। इसका बिल्कुल विपरीत विमल इन चीजों को दकियानुसी माना करता था। रोज की तरह विमल अपने मिठाई की दुकान जाने के लिए निकलने की हड़बड़ी में होता है। मैं निकलता हूँ ज्योति, देरी हो जाएगी, दुकान भी खोलनी है मुझे। अजी ध्यान से, आज अमावस्या है। रास्ते में कोई कपड़ा या कुछ भी गिरा हो तो उसे लांग मत दीजिएगा, बगल से चले जाइएगा। अरे ऐसे तो तुम मुझे पागल ही कर दोगी क्या? हाँ, मैं नीचे देख कर चलूं कि सामने से कोई गाड़ी घोड़ा आकर मेरे ऊपर से चला जाए? दोनों हालत में तो मेरी ही मौत है। अरे क्यों सुबह सुबह इतनी अपसुगनी बातें कह रहे हो जी? मेरे गांव में तो ऐसा आंखों के सामने होता हुआ देखा है मैंने, इसीलिए कहती हूँ। वरना मुझे क्या, पड़ोसी को तो नहीं कहना चाहती मैं, पति हैं आप मेरे, इसलिए बोल रही हूँ। विमल अपनी मिठाई की दुकान चला जाता है। दुकान पर पहले से ही ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। ये लो, वहाँ ज्योति अमावस्या को लेकर परेशान है और आज तो हमेशा से ज्यादा ही लंबी लाइन लगी पड़ी है। अच्छी खासी बिक्री होगी आज। विमल दुकान खोलता है। एक के बाद एक ग्राहक उसकी दुकान पर मिठाई ले रहे होते हैं। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत विमल से कहती है, जिस तेजी से बिक्री हो रही है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए, नींबू मिर्ची टांग ले। अरे क्या चाची तुम भी, ये सब नजर बजर कुछ नहीं होता है। कैसे लोग हैं मेरे आसपास। अपनी दुकान से शाम को विमल हंसते कूदते वापस घर आता है। हाँ, आज तो अच्छी खासी बिक्री हुई है। 1 महीने में जितनी बिक्री होती है, एक ही दिन में आज उतने पैसे कमा लिए मैंने। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, आज ही घर की नजर उतारी है मैंने। बिक्री तो अच्छी होनी ही थी। अच्छा, तुम खाना लगा दो, सारा माल बिक चुका है। मुझे शहर जाना होगा, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। रात भर मिठाई बनाऊंगा, तब जाकर कल सुबह दुकान खोल पाऊंगा। खाना खाकर विमल शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। सुनिए जी, ध्यान से जाइएगा। चौरस्ते पर किसी जादू टोने की चीज पर पैर मत रख दीजिएगा। हे भगवान, हद हो गई ज्योति, ये तो मैं जा रहा हूं। विमल गुस्से से शहर जाने निकल पड़ता है। रात का काला घना अंधेरा, चांद की एक भी किरण ना होने के कारण अंधेरे में कुछ भी देख पाना मुश्किल था। जंगल के बीच के एक अधकच्चे रास्ते से विमल जा रहा होता है। चारों तरफ गुफ अंधेरा और सन्नाटा सुनाई दे रहा था, और सुनाई दे रही थी विमल के पैर के नीचे आ रहे सूखे पत्तों की आवाजें। तभी अचानक दूर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे, ये इतनी रात को जंगल के रास्ते कौन जा रहा है? शायद कोई टोली होगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धीरे धीरे आवाज कुछ कुछ सुनाई पड़ती है। आवाज धीरे धीरे और नजदीक आती सी लगती है। विमल देखता है कि उसके सामने से सजी धजी सफेद कपड़े में लिपटी एक अर्थी निकल रही है, जिसके साथ 5 लोग ही थे। 4 आदमियों ने उसे कंधा दिया हुआ था। एक मटका लिए आगे आगे बढ़ रहा था। विमल के बिल्कुल सामने आकर अर्थी रुक जाती है। उसमें से एक आदमी विमल से कहता है, अरे भाई, जरा अर्थी को कंधा लगाना, मैं बहुत थक गया हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ भाई, कंधा तो मैं लगा दूं, पर रात को 12 बजे ये शव यात्रा, इस समय कौन अर्थी ले जाता है? तभी विमल को ऐसा लगता है कि शव में से आवाज आई, हम ये आवाज। मजबूरी है भाई, आप कंधा दीजिए, मैं रास्ते में सब बताता हूँ आपको।
विमल अर्थी को कंधा दिए चल रहा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि हाथ में मटका लिए जो आदमी शव के आगे चल रहा है उसके पैर उल्टे हैं। क्या हुआ भाई, हकला क्यों रहे हो? वो आपके साथी के पैर उल्टे। विमल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि वो देखता है कि उस आदमी के पैर तो सीधे ही हैं। अरे नहीं, कुछ नहीं, मुझे शायद वहम हुआ होगा। धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तब विमल को अचानक लगता है मटके में से एक हाथ बाहर आ रहा है। विमल घबरा जाता है। इसके पहले वो कुछ बोल पाता, कल्लू कहता है, मेरा नाम कल्लू है। हम 6 दोस्त थे, जिसमें से एक को तो तुम सोया हुआ देख रहे हो। इतनी पक्की दोस्ती थी कि जैसे हम सब सगे भाई हैं। पर किस्मत का कोई क्या कर सकता है। आज से 4 साल पहले एक नदी में हम सब नहाने गए थे, जिसमें डूबकर राजेश की मौत हो गई। किसी मजबूरी के कारण हमें उसकी अर्थी को रात को ही शमशान घाट ले जाना पड़ा। हम 5 उसे ले जा रहे थे। 4 साल पहले आप 5 में मैं कुछ समझा नहीं। मंकू अपनी गर्दन पीछे घुमाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर विमल से कहता है, अरे भाई, पूरी कहानी खत्म होने दो, फिर बीच में बोल लेना, ठीक है? तभी रास्ते में एक हादसे में अपने दोस्त के साथ हम सभी मर गए। वो सामने देखो, हमारा दोस्त। विमल सामने देखता है। उसे दिखता है कि एक ऐसा आदमी जिसका शरीर कई जन्मों से पानी के अंदर रहने के कारण सफेद पड़ गया है। उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। फिर ये अर्थी किसकी है? अर्थी के साथ के लोग अर्थी को नीचे रखते हुए एक साथ विमल की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम खुद ही देख लो। विमल शव पर से सफेद कपड़ा हटाता है। शव की जगह खुद को ही देखकर विमल के होश उड़ जाते हैं। वो शव विमल की ही थी। पलक झपकते ही विमल उस अर्थी की जगह पर होता है। 6 के 6 दोस्त उसी तरह अर्थी को उठाकर चलने लग जाते हैं। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। शब्द, तुझे भरोसा नहीं ना, तो फिर जा अपने कमरे में जाकर देख। तेरे पलंग के नीचे तुझे तेरी माँ की हड्डियां मिलेंगी। प्रभात दौड़कर अपने कमरे में जाता है और अपने पलंग के नीचे देखता है। वहां पर सचमुच एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो प्रभात की माँ के थे। क्या बात है, आज तो आप सुबह से ही बहुत बिजी हैं। ऐसा क्या लिख रहे हैं? बस एक फैमिली की कहानी लिख रहा था। जैसे हमारी फैमिली है ना, तुम, माँ और मैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, क्योंकि ये कहानी हॉरर है और इसमें जो आदमी है ना, मैंने उसकी बीवी को मार दिया है। मतलब कहानी में ऐसा लिखा है। और जानती हो, उसके बाद जो बीवी है ना, वो एक बुरी आत्मा बन जाती है। क्या बेटा, इस तरह की डरावनी कहानियां क्यों लिखता है तू? जानता है ना, हम जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, हमारा दिमाग पूरा दिन वैसा ही होता रहता है। माँ, परेशान होने वाली क्या बात है? राइटर हूँ मैं, मेरा तो काम है कहानियां लिखना। और वैसे भी ये सिर्फ एक कहानी है माँ, कोई सच नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात प्रभात को अपने ऑफिस से लौटने में देरी हो जाती है। रात के लगभग 12 बजे हुए थे। प्रभात जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसने देखा कि उसकी पत्नी दुर्गा डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही है। आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए ना, खाना भी ठंडा हो गया है। अरे दुर्गा, आज तुमने अपने इतने लंबे लंबे बालों को खोलकर क्यों रखा है? तुम तो हमेशा अपने बाल बांध कर रखती हो। वो क्या है ना प्रभात, जब इंसान अपनी जिंदगी से मुक्त हो जाता है ना, तो उसे दूसरे सारे बंधन खोल देने चाहिए। इसलिए मैंने अपने बालों के बंधन भी खोल दिए। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभात। अच्छा चलो खाना खाओ। वो क्या है ना दुर्गा, मुझे भूख नहीं है। ऑफिस में कुछ खा लिया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एप्पल काट देती हूँ, एप्पल खा लो।
नहीं दुर्गा, मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है यार। तभी अचानक से दुर्गा अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर प्रभात पर हमला कर देती है। प्रभात अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी अपनी दुनिया में। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिर तुम हो कौन? दुर्गा अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बोलती है, मैं दुर्गा हूँ, तुम्हारी पत्नी। ध्यान से देखो मेरी आंखों में। प्रभात बुरी तरह से डर जाता है और घबराहट में वो चाकू अपनी पत्नी के पेट में मार देता है। उसकी पत्नी की वहीं के वहीं मौत हो जाती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर उर्मिला दौड़ते हुए बाहर आती है। ये तूने क्या किया प्रभात? तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया, लेकिन तू तो उसे बहुत प्यार करता था बेटा। तूने बहू को क्यों मार डाला? माँ, ये आपकी बहू नहीं थी, इसके अंदर कोई बुरी आत्मा घुसाई थी। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो गया, लेकिन वो मुझ पर हमला कर रही थी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये तूने क्या कर दिया बेटा? दुर्गा ने मुझे कहा था कि वो तेरी कहानी को उस कैरेक्टर की तरह एक्टिंग करके तुझे डराने की कोशिश करेगी। अरे वो तो तेरे साथ मजाक कर रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसका मतलब दुर्गा। लेकिन माँ, मैंने जो कहानी लिखी थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था। उस औरत ने अपने पति के साथ मजाक किया और गलती से उसके पति ने उसके पेट में चाकू मार दिया। मेरी कहानी सच कैसे हो सकती है? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये सोच, दुर्गा की लाश का क्या करें हम? अगर गलती से भी ये बात बाहर फैल गई ना, तो तुझे पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। एक काम करते हैं माँ, हम घर के पीछे वाले बगीचे में उसकी लाश को दबा देते हैं। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि उर्मिला अपने मायके गई और फिर एक दिन हम भी अचानक यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कोई नहीं आएगा हमें पूछने, कोई नहीं आएगा माँ, बाद में जो होगा हम देख लेंगे। प्रभात अपनी माँ उर्मिला की मदद से दुर्गा की लाश को अपने घर के बगीचे में गाड़ देता है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रसोई से आ रही कुछ आवाजें सुनकर प्रभात की नींद खुलती है। प्रभात ने देखा कि वहां पर एक लंबे बालों वाली औरत दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हुई थी। कौन है? कौन है वहां पर? अरे कौन हो तुम? मैं दुर्गा हूँ प्रभात। क्या हुआ? मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो तुम? तुम दुर्गा नहीं हो सकती। दुर्गा तो... प्रभात, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? 4 दिन के लिए मायके क्या चली गई? तुम तो मुझे भूल ही गए। अब अगली बार ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता चला तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। नहीं, तुम दुर्गा नहीं हो सकती। तुम दुर्गा हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी कहानी में लिखा था कि उस आदमी की पत्नी की मौत के बाद एक बुरी आत्मा उसका रूप लेकर उसके घर में आ जाती है। तुम वही हो ना? और अचानक से खूबसूरत दुर्गा का चेहरा काला पड़ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और पूरे शरीर पर बाल, लंबे नुकीले नाखून, उसके दोनों पैर उल्टे हो जाते हैं और बेहद डरावनी आवाज में वो चिल्लाकर कहती है, बुरी आत्मा, मेरा खून करके मुझे अपने ही घर में गाड़ कर तू मुझे बुरी आत्मा कह रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अचानक से प्रभात के घर में बेहद डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। घर में चारों तरफ बहुत सारी बुरी आत्माएं नजर आने लगती हैं। प्रभात घबरा कर अपनी माँ को आवाज देता है, माँ कहाँ है आप? जल्दी आइए माँ, देखिए ना ये सब क्या हो रहा है। प्रभात ने देखा कि अचानक से उसकी माँ कमरे से दौड़ कर आती है। क्या हुआ प्रभात? और ये लोग कौन है? इन सब की गर्दन टेढ़ी क्यों है? इनके बाल खुले हुए। प्रभात, ये सब लोग तो मुझे मरे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ माँ, ये सब लोग मरे हुए ही हैं और ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा मेरी कहानी में हुआ था। लेकिन मेरी कहानी के हिसाब से तो आप भी... अचानक से उर्मिला का रूप बदल जाता है। वो भी एक डरावने साए की तरह बन जाती है और बेहद डरावनी आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मर गई तेरी माँ। जानता है, कल रात जब तू सो रहा था ना, तो मैंने उसके शरीर का सारा खून पी लिया। अब बस हड्डियां बची है उसके शरीर में।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी माँ नहीं मर सकती। तुझे भरोसा नहीं ना, तो फिर जा अपने कमरे में जाकर देख। तेरे पलंग के नीचे तुझे तेरी माँ की हड्डियां मिलेंगी। प्रभात दौड़कर अपने कमरे में जाता है और अपने पलंग के नीचे देखता है। वहां पर सचमुच एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो प्रभात की माँ के थे। माँ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मेरी कहानी में लिखा था कि माँ की मौत मेरे हाथों से होगी, पर माँ तो पहले ही मर चुकी है और वो बुरी आत्मा मुझे भी मार देगी। नहीं नहीं, इससे पहले कि वो मुझे कुछ करे, मुझे उसका काम खत्म करना होगा। प्रभात अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर उस बुरी आत्मा पर हमला कर देता है जिसने प्रभात की माँ का रूप लिया हुआ था, और अगले ही पल वो नीचे गिर जाती है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता, एक बुरी आत्मा के शरीर में तो खून होता ही नहीं है। तो क्या सच में मैंने अपनी माँ को मार दिया? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो फिर वो कंकाल किसका है? और ये कौन है? मैं पागल हो जाऊंगा। और अपनी माँ की लाश, इसका मैं क्या करूं? लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? तभी वहां पर दुर्गा का रूप लेकर जो आत्मा थी उसने प्रभात से कहा, गाड़ दे अपनी माँ को ले जाकर उसी जगह जहाँ तूने मेरा खून करके मुझे गाड़ दिया था। जा, चला जा। घबराया हुआ प्रभात पागलों की तरह अपनी माँ की लाश को लेकर बगीचे में गाड़ देता है। प्रभात की हालत पागलों जैसी हो जाती है। वो अपने आप को अपने घर में बंद कर लेता है। कहानी के हिसाब से तो आगे ये हुआ था कि कहानी लिखने वाले ने उन बुरी आत्माओं से डरकर आत्महत्या कर ली थी। तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या मैं भी आत्महत्या कर लूंगा? एक काम करता हूँ, मैं अपनी कहानी का अंत बदल देता हूँ। हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं लिख दूंगा कि कहानी को लिखने वाला आत्महत्या नहीं करता, बल्कि कहीं दूर जाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करता है। यही सोचकर प्रभात ने अपनी लिखी हुई कहानी को बाहर निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। ये देखकर वो हैरान रह गया कि कहानी का क्लाइमैक्स तो किसी ने पहले ही बदल दिया था। ये क्या? इसमें तो लिखा हुआ है कि आखिर में उस लेखक की पत्नी और माँ दोनों बगीचे में जिंदा दफन थे। बुरी आत्माओं ने उनको कैद करके रखा था और वो लेखक अपनी माँ और पत्नी दोनों को जिंदा बाहर निकाल लेता है। लेकिन ये सब लिख किसने दिया? प्रभात दौड़कर बगीचे में जाता है और वहां पर खुदाई करना शुरू कर देता है। प्रभात देखता है कि वहां पर लकड़ी के 2 बड़े संदूक हैं और उनके अंदर से आवाजें आ रही हैं। प्रभात बचा लो मुझे, अगर थोड़ी देर और हो गई तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। बेटा देखो, मैं इस बक्से के अंदर बंद हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो, वो बुरी आत्मा किसी भी वक्त मुझे मार डालेगी। प्रभात वो दोनों बक्से बाहर निकालता है और अपनी पत्नी और माँ दोनों को आजाद करवा लेता है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक बेहद डरावनी और खौफनाक दिखने वाली औरत आ जाती है। तुझे क्या लगा था इतनी आसानी से अपनी पत्नी और माँ को बचा लेगा? बस 5 मिनट और उसके बाद अमावस का चांद आसमान में आने ही वाला है। लेकिन तूने इन दोनों को बाहर निकाल लिया, अब तुझे मरना होगा। नहीं, मैं जानता हूँ मैं नहीं मरूंगा, और अब आगे क्या करना है ये भी मुझे पता है। प्रभात, ये बहुत खतरनाक है, हमें मार डालेगी। प्रभात, चलो यहाँ से। नहीं दुर्गा, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि इस बुरी आत्मा से हम कैसे पीछा छुड़वा सकते हैं। और इतना कहकर प्रभात अपने हाथ में पकड़ी हुई सिंदूर की थैली उस बुरी आत्मा के ऊपर उछाल देता है। कुछ ही देर में वो जमीन पर गिरकर राख में बदल जाती है। ये सब क्या हो रहा था? बेटा, ये सब तुम्हारी लिखी हुई इस कहानी की वजह से हुआ है ना? नहीं माँ, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पता चला कि बरसों पहले हमारे इस बगीचे की जमीन के अंदर किसी को जिंदा गाड़ दिया गया था और बस उसी औरत की आत्मा हमें परेशान कर रही थी। उसी ने मेरे शब्दों में जान डालकर उस कहानी को जिंदा कर दिया था। मुझे माफ कर दो प्रभात, मैंने आपकी कहानी के साथ छेड़छाड़ की थी और उसे बदल दिया था। माफी मांगने की जरूरत नहीं है दुर्गा, तुम्हारे उस बदलाव की वजह से ही आज हम सब जिंदा हैं।
क्योंकि आखिर में कहानी में वो हुआ जो तुमने लिखा था। शादी में आई चुड़ैल। अन्नपुर नाम के एक गांव में शादी चल रही होती है। वाह, मजा आ गया फूफा जी। शादी में क्या खाना बना है? बाराती तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा। पनीर की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं। दूसरी तरफ पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अरे दिवाकर जी, ये आपकी कौन सी रिश्तेदार है? अरे मुझे क्या पता। क्या भाग्यवान, कहीं ये तुम्हारे मायके से तो नहीं आई है? तुम लोगों की इस गांव में बारात लाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते इस गांव में किसी की शादी नहीं हो सकती। अब तुम लोग देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मर गया रे, मैंने सुना है ये जबान की पक्की है। भागो रे भागो, वरना ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुम सही कहते हो मोहन भाई। यहाँ से भाग लेने में ही हम सबकी भलाई है। देखते ही देखते शादी के मंडप में भगदड़ मच जाती है और चुड़ैल सब कुछ उजाड़ कर रख देती है। फिर एक दिन मोहन की शादी तय हो जाती है। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी शादी तय हो गई है, लेकिन इस चुड़ैल की दहशत के मारे तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अरे मोहन, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अपने साथ साथ हम सब गांव वालों को भी बलि का बकरा बनाना चाहते हो? उस चुड़ैल के रहते तुमने अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया? देखो गोपाल, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन उस चुड़ैल के डर से मैं जिंदगी भर कुंवारा तो नहीं रह सकता। तभी वहाँ मोहन के होने वाले ससुर आ जाते हैं। अरे ससुर जी आप? देखो, अब तक मैं तुम्हारा ससुर बना नहीं हूँ और शायद बनूंगा भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो शादी का कोड भी सिलवा लिया है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे गांव में कराना चाहता हूँ। तुम्हारा गांव तो भूतिया गांव है। मैं तो क्या, अब तो कोई भी अपनी लड़की इस गांव वालों को नहीं देगा। इस तरह चुड़ैल के डर से उस गांव में किसी की भी शादी नहीं हो पाती। फिर एक दिन गांव के जमींदार अपनी बेटी की शादी करने का विचार करते हैं, लेकिन चुड़ैल के डर से उनकी भी हिम्मत जवाब दे देती है। अगर मेरी बेटी की शादी तय समय से नहीं हुई तो मेरी नाक कट जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक सलाहकार के कहने पर जमींदार काशी से एक बहुत ही नामी तांत्रिक को अपने घर बुलवाते हैं, जो भूत चुड़ैल को पकड़ने में माहिर माना जाता था। जमींदार साहब, आप चिंता मत करिए। इस गांव की सीमा में प्रवेश करते ही मुझे उस चुड़ैल के बारे में सब पता चल गया था। आप उसे जल्दी से जल्दी कैद कर लीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। जब वो चुड़ैल एक इंसान थी, तब ठीक उसकी शादी करने वाले दिन ही उसकी और उसके होने वाले पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसका होने वाला पति आज भी भूत बनकर जंगल में भटकता है। इसलिए जब तक चुड़ैल की शादी नहीं हो जाएगी, वो किसी और की भी शादी नहीं होने देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो भूत भी हमारे गांव में आ गया तब हमारा क्या होगा? ये आदमी बीच में बहुत बोलता है, इसे बाहर निकालो। उसके बाद तांत्रिक बताते हैं कि अगर उस भूत के साथ चुड़ैल की शादी करा दी जाए तो वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाएगी। जमींदार साहब, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं कुछ गांव वालों को अपने साथ लेकर उस भूत को ढूंढने जंगल की ओर जाता हूँ। इस तरह जमींदार निश्चित होकर अपनी बेटी की शादी करवाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैंने तुम गांव वालों को समझाया था ना कि इस गांव में कभी कोई शादी नहीं करेगा। लगता है तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। चुड़ैल जमींदार की बेटी को उठा लेती है। अब देखती हूँ बिना दुल्हन के तुम लोग शादी कैसे करोगे। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ।
छोड़ मुझे, पिताजी, मुझे बचाइए। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। तभी तांत्रिक उस भूत को लेकर वहां पहुंचता है। अरे भाग्यवान, रुको, इन मासूमों को परेशान मत करो, मैं आ गया हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। आप आ गए, चलिए अब हम मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कह रही हो? मंदिर में जाके दोबारा मरना है क्या? चलो, आज से हम जंगल में रहेंगे। चुड़ैल चली गई, अब मेरी शादी हो जाएगी। इस तरह सभी गांव वाले खुशी से झूमने लगते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी उसे दिखाई देता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ, मर गया रे। एक रात हरिया अपने खेत से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तो मैं गया काम से। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही चुड़ैल हरिया की तरफ बढ़ती है, हरिया वहाँ से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है। अरे भगवान, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। हरिया की पत्नी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा दो। तभी चुड़ैल हरिया के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चुड़ैल थी। अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद, भाई मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को अपने खेतों को पानी देना बंद कर दिया है। कहीं मेरी फसल सूख गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, पूरे गांव वालों का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई। फिर एक दिन गांव के पास वाली नदी के किनारे एक बहुत बड़े तांत्रिक के आने की बात कुछ गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। मुखिया जी, नदी के किनारे एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा आए हैं, हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। तभी तांत्रिक अपनी बंद आंखों को खोलकर कहता है, क्या बात है, तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी उस तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। और तांत्रिक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे, जिससे ये गांव अब श्रापित हो चुका है।
उसी के फल स्वरूप तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, मर गए रे, अब क्या होगा? तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, बाबा, इस चुड़ैल से हम सबको बचा लीजिए, कोई तो उपाय होगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, सभी गांव वालों को बारी बारी हर दिन अपनी आधी फसल उस पहाड़ी के ऊपर बनी काली गुफा में छोड़ के आनी होगी। तभी उस चुड़ैल की भूख मिटेगी और श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम सब जिंदा बच जाओगे। सभी गांव वाले उस तांत्रिक की बात को मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से रोज उस गांव के लोग बारी बारी से अपनी आधी फसल उस काली गुफा के पास जाकर रखाते। कुछ दिनों बाद हरिया की बारी आती है। बाप रे, आज तो मेरी बारी है उस काली गुफा में जाने की। क्या करूं? वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर हरिया डरते डरते अनाज की बोरियां अपनी बैलगाड़ी में लाद देता है। तभी हरिया की पत्नी उससे कहती है, देखो जी, संभल के जाना और किसी भी हालत में शाम होने से पहले वापस आ जाना। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। हरिया बैलगाड़ी में बैठते हुए कहता है, भगवान, मैं क्या वापस आऊंगा? लगता है अब तो मेरी खबर ही आएगी। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए हरिया की बैलगाड़ी का एक चक्का बड़े गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब तो शाम होने वाली है, आज तो मैं गया काम से। जैसे तैसे हरिया काली गुफा में पहुंच जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है। मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज ना हो जाए। हरिया अनाज की बोरियां वहां रख के जैसे ही जाने लगता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हरिया एक कोने में छुपकर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहां आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल का मुखौटा निकाल देती है। हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, भैया यहाँ आना, आज तो बहुत अनाज आया है, इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। अरे, ये तो तांत्रिक बाबा है। हाँ, अब तो हम दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी। गांव वालों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। लोग तो तुम्हें सच में असली चुड़ैल समझते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाकर सबको बताता हूँ। हरिया उन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस गांव में आता है। गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले कहाँ से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे?
ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के कामचोर हैं, बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ हाँ, अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे, हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।